Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, यहाँ पे देखिएगा आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज जो हमने शुरुआत किया है पार्ट 2. पार्ट 1 I have already taught and uploaded. Just check the link in the description box for the part 1. This is the lesson number 1 State Board of Maharashtra Laws of Motion यानी गति के नियम. इसमें हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो पढ़ा के अपलोड कर दिया है. This is the second part. We are going to learn word to word, sentence to sentence. Full explanation in Hindi. Do like, share, subscribe our channel. So चलिए शुरुआत कर देते हैं. Equation describing the relation between velocity and time. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस पार्ट 2 में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वेग और समय संबंध का समीकरण. इक्वेशन यानी समीकरण और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी. वेलोसिटी यानी आपका जो वेग है और टाइम यानी जो आपका समय है. फिगर यहाँ पे देखिए 1.9 ये जो फिगर है दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, ये आपको नोटबुक में आपके ग्राफ निकालना है. सो इसको जब आप निकालोगे तब आपको समझ में आएगा दैट द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट डी से ही ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इन द ग्राफ विथ वेलोसिटी यू. इसकी वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पर u, ये वेलोसिटी आ गई. इट्स वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग आफ्टर टाइम t. ओके, सो इसकी जो वेलोसिटी है ये बढ़ती ही जा रही है. इट रीचेज द पॉइंट बी ऑन द ग्राफ. सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि इसका मतलब है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट का जो प्रारंभिक वेग है, ठीक है, इनिशियल, सो इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ओडी. ठीक है, यू इज इक्वल टू ओडी. दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी. एंड फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी v इज इक्वल टू ओ सी. ओके, दिस इज योर फाइनल velocity. So time is equal to t is equal to OE. OE. This is your time. Time is equal to t is equal to OE. t हम इनिशियल लेंगे. एक्सेलरेशन का हम क्या लेंगे, इनिशियल a ले लेंगे. यहाँ पे एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण is equal to change in velocity upon time is equal to final velocity minus initial velocity upon time is equal to OC minus OD upon time. So suppose CD is equal to AT. ये हमको फर्स्ट वाला हमारा एग्जांपल मिल गया. यहाँ पे OC minus OD is equal to CD. OC. ओके, ठीक है, ये जो OC है, ठीक है, OC माइनस OD इज इक्वल टू CD. CD का हमें जो ये है कॉस्ट यहाँ पे मिल जाता है. सो आपको क्या करना है, एक तो लाइन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस पर ये आपके जो वैल्यूज ये डाल के आपको इसको एक बार नोटबुक में अच्छी तरह से ट्राई आउट करना है कि जिसको ये आपको समझ में आने के लिए आसान हो जाएगा. सो ये जो ग्राफ है, ठीक है, जो फाइनल आंसर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है दैट इज आई एम जस्ट showing you, this is important. Okay, this is the first equation of motion that is v is equal to u plus at. Okay, equation describing the relation between displacement and time. displacement यानी विस्थापन और time यानी जो आपका समय है. ठीक है, विस्थापन और समय में जो समीकरण है, विस्थापन समय संबंध का समीकरण, वो हम देखने वाले हैं. लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. ओके, एंड द डिस्टेंस s विद इन टाइम t. सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपको ऑब्जेक्ट है उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? कि एक्सेलरेशन आपका त्वरण और यूनिफॉर्म यानी कि एक समान जो आपका त्वरण है ये उस ग्राफ पे आपको समझ में आता है. सो यहाँ पर आपको क्वाड्रेंगल दिया गया है दैट इज DOEB. ओके, क्वाड्रेंगल DOEB. So S is equal to area of quadrangle DOAB और area is rectangle DOEA plus area of triangle. ठीक है, area of rectangle जो आपका है DOEA और area of जो triangle है आपका DAB, इसको आपको प्लस करना है दैट इज S is equal to AE into OE plus 1/2 into AB into DA. बट यहाँ पर देखिए AE is equal to U. ठीक है, so look at here, what is AE, where is the your A और E is equal to क्या हो गया U. ये आपका क्या आ गया यहाँ पर वेलोसिटी आ गया. सो दिस इज योर एग्जाम्पल. सो फाइनली यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है ये आप अपने नोटबुक में सम जो है ये लिख लीजिएगा दैट इज S is equal to U into T plus 1/2 into AT into D. So न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको मैंने स्टार कर दिया, इसको भी आप नोटबुक में लिख लो. दैट इज S is equal to UT plus 1/T AT square. So इक्वेशन डिस्क्राइब, दिस इज द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन्स का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है V is equal to U plus AT और जो सेकंड है दैट इज S is equal to UT plus 1/2 AT square.
सो अभी हमें देखना है इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और वेग संबंध का समीकरण अब हमें देखना है. दैट इज वी हैव सीन दैट फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर 1.9 वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t फ्रॉम द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंगल DOAB. यहाँ पे क्वाड्रेंगल DOAB इज अ ट्रेपेजियम हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि समलंब चतुर्भुज उसको हम कहते हैं. सो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर इट्स एरिया. इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, इसकी जो पैरेलल साइड्स है उसकी जो लेंथ है उसका सम हम यहाँ पे लेंगे, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ओके, डिस्टेंस इंटू आपकी जो लेंथ है उसका जो सम है ये यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है. सो दैट इज S इज इक्वल टू 1/2 इंटू OD प्लस B इंटू OE, बट OD इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया हमारा U, B हमने क्या लिया V और OE क्या आ गया हमारा T. सो 1/2 इंटू U प्लस V इंटू T, ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया. सो बट A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, एंड इसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं यहाँ पर जब आप सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ पर ये आंसर आपको निकलता है. आप इसको नोटबुक में अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कीजिएगा. दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, एंड दिस इज द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सो इसको आप लिख लीजिएगा. न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखे. फर्स्ट वाला कौन सा देखा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अगेन, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, लिख लीजिएगा. ओके दैट इज first equation of motion is V is equal to U plus AT. Second equation of motion is S is equal to UT plus 1/2 AT square. And जो हमारा third equation निकला है that is V square is equal to U square plus 2AS. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये आपको एक्सप्लेन करना रह गया. दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है. चेंज इन द वेलोसिटी कैन बी ड्यू टू अ चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और बोथ, वेग में होने वाला जो आपका परिवर्तन है ये तो वो वेग के परिमाण या दिशा या दोनों के परिवर्तित होने के कारण हो सकता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्ताकार गति. लेट्स ट्राई दिस. आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना है. ऑब्जर्व द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. अभी ये क्लॉक है, ठीक है, इसका ओके सेकेंड हैंड, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करने के लिए बोला है, दैट इज व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड, यानी कि घड़ी के सेकंड का जो काटा होता है ये सेकंड का काटा है, ठीक है, और छोटा काटा एक रहता है इसमें. ओके, घड़ी में जो सेकंड का काटा रहता है, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ क्लॉक इज कांस्टेंट, इसकी जो घड़ी के कांटे की जो नोक की चाल है वो स्थिर रहती है. बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और उसके विस्थापन की दिशा निरंतर बदलने के कारण उसका वेग भी निरंतर बदलता रहता है. एज द टिप इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी कि सेकंड के कांटे की नोक वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसके लिए इसे हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं. सो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आप ढूंढिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा. देखिए आगे आपको और एक चीज करने के लिए बोली है, ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो. दैट इज 1.10. दिस इज द फिगर नंबर 1.10. चेंज इन डायरेक्शन. ओके, दिशा में परिवर्तन कैसा होता है, changes in direction. Draw a rectangular path as shown in figure 1.10. This is the rectangular path. Okay, so आपका जो टिप रहेगा पेंसिल का, that is the middle. Okay, middle of any side of the square path and trace the path. So आपको इसको हर एक साइड पे जाके इसको ट्रेस करना है कि जो आपके पेंसिल की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से चेंज हो रही है एज पर दिस साइड्स. ओके, देन नंबर 3, नोट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन व्हाइल ट्रेसिंग द कंप्लीट पाथ. और इस पर आपको ये करना है कि जिस एक चक्कर पूर्ण करते समय आपको कितनी बार दिशा बदलनी पड़ी उसको आपको नोट करना है. नंबर 4, नाउ रिपीट दिस एक्शन फॉर अ पेंटागोनल. ओके, पेंटागोनल यानी पंचभुज, ठीक है, जिसकी ये 5 स्लाइड्स होती हैं, और हेक्सागोनल जिसकी 6 साइड्स होती है. ठीक है, इसी तरह से आपको सेम जो ये बताया गया प्रयोग है ये करके दिखाना है. सो इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन एंड मेक इट इन्फिनिट, यदि आप भुजाओं की संख्या बढ़ाते हुए उसको असंख्य किया जाए तो क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन, आपको उसका जो पथ है, डायरेक्शन है, वो कितनी बार चेंज करना पड़ता है. दिस शोज दैट एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स, इससे क्या पता चलता है, जैसे कि ये साइड्स हैं, यहाँ पर 4 साइड्स हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, जैसे कि साइड्स
बढ़ते हैं उसी तरह से क्या होता है कि बार बार हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड टू इन्फिनिटी द पॉलीगॉन बिकम्स अ सर्कल। और जब हम भुजाओं की संख्या बढ़ाते हैं उसे असंख्य करने पड़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये साइड्स बढ़ेंगे लाइक दिस, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर मोशन तैयार हो जाएगा, ओके। So when an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in direction. So what we understood that is कि जब आपका ऑब्जेक्ट है स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है, तब जो वेग में होने वाला परिवर्तन होता है वो केवल गति की दिशा बदलने से होता है। Hence, इसी कारण इट इज एक्सिलरेटेड मोशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन, यानी कि इसको हम कहते हैं कि एक्सिलरेटेड मोशन, ओके, यानी कि व्हाट वी से त्वरण गति हम इसको कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि वो कांस्टेंट स्पीड रहता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको क्या कहते हैं आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर, एक समान गति इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक समान वृत्ताकार गति। द मोशन ऑफ अ स्टोन इन अ स्लिंग और दैट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ बाइसिकल व्हील when they are in uniform motion। so यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि एक समान चाल घूमने वाला गुलेल के पत्थर की गति हो या फिर साइकिल के पहिए की गति हो तो उसको आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ओके, एक समान चाल की गति इसको आप कहते हैं। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, दिस टेक्स टाइम t to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula, this is the formula, speed is equal to circumference अपॉन टाइम, सो इज इक्वल टू, इसको क्या हो गया साइंटिफिक लैंग्वेज में, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। सो r हमने क्या लिया यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। रिसर्च, फाइंड आउट मोर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन डे टू डे लाइफ। आपको ये फाइंड आउट करने हैं सर्कुलर मोशन के जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने होते हैं तो उसको नोट डाउन करना है नोटबुक में और आपके टीचर्स को दिखाना है। डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हमको यहाँ पर क्या करना है कि एक समान वृत्ताकार वेग की दिशा को हमको समझना है। व्हाट इज इट, Let's try this. Take a circular disc and put a 5 rupee coin at a point along its edge. एक गोल घूमने वाली चकती लेनी है और उसके किनारे पर हमको 5 रुपए का एक सिक्का रखना है, ओके। So make it move around its axis by putting a pin through it. When the disc is moved at higher speed, the coin will be known off as shown in figure 1.11. नोट द डायरेक्शन इन विच इट इज थ्रोन ऑफ, यानी कि देखिए कि आपको क्या करना है, इस चक्की को गोल घुमाना है और अधिक वेग से घुमाने पर आपको उसको देखना है कि सिक्का कौन सी दिशा में फेंका जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, रिपीट द एक्शन प्लेसिंग द कॉइन एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द एज ऑफ द सर्कल एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द कॉइन इज थ्रोन ऑफ। तो आपको क्या करना है, इस चक्की को हम जोर जोर से घुमाना है, सिक्के को आपको दूसरे बाजू में रखना है, किसी और दिशा में आप रखिएगा और उसको निरीक्षण कीजिएगा इसमें क्या चेंजेस आपको दिखते हैं, ओके। द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टैंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ डिस्क, यानी क्या होता है कि सिक्का ये वृत्ताकार चक्ति की त्रिज्या के लंबवत रहने वाली स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। Thus the direction in which it's get thrown depends on its position at the moment of getting thrown off। तो इसे सिक्का फेंके जाते समय जिस स्थिति में होगा उसके अनुसार वह दिशा में फेंका जाएगा। So it means अर्थात that as the coin moves along a circular path, the direction of its motion is changing at every point। यानी कि जिस प्रकार वृत्ताकार दिशा में ये सिक्का घूमता रहता है उसी तरह समय गति की दिशा प्रत्येक बिंदु के पास हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। ये आप घर पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सो सॉल्व एग्जांपल है यहाँ पर। सो ये आप नोटबुक में अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का, ओके। ये ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिए हैं, सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक और इसको आपको नोटबुक में आपके प्रैक्टिस करनी है, ओके। दैट इज एन एथलेट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक खिलाड़ी वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहा है, सर्कुलर यानी गोल गोल। ही रन्स द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकेंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल जगह पर आ जाने के पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 400 मीटर की उसने पूरी दौड़ 25 सेकेंड में कंप्लीट कर दी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमें स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है। सो गिवन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या दिया गया है, 400 मीटर।
टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फिर 0, जैसे कि हमें पता है सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, एज ए रिटर्न्स टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओके, एंड टोटल टाइम हमारे क्या रह गए यहाँ पर 25 सेकेंड्स। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया, 400 मीटर, और टोटल टाइम कितना ले गया, 25। सो 25 से 400 को डिवाइड कीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि पर सेकेंड उसने 16 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया। ये हो गया आपका स्पीड, यहाँ पर निकल गया। अभी वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपका क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो जैसे कि सर्कुलर मोशन में, ओके, जैसे कि अगर ओरिजिन, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, अगर आपने एक जगह से, एक पॉइंट से अगर दौड़ शुरुआत की, अगर आप उसी जगह पर वापस आकर खड़े हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और टोटल टाइम 25। सो 25 से 0 को आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर वुड बी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड आ गई, और स्पीड आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। दैट इज वेरी सिंपल। सिर्फ आपको इसके लिए क्या करना है, ये जो सूत्र है, इक्वेशंस, ये आपको अच्छे तरह से दिमाग में ले लेने हैं, और इसी तरह से आपको जो सम्स आ जाएंगे, जो एग्जाम्पल्स आपको आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में, वो सॉर्ट आउट करने हैं। ओके, सो आपको सिर्फ ध्यान में यही रखना है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी 0 रहती, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। ओके, एग्जाम्पल 2, एन एरोप्लेन टैक्सीज on the runway for 13 seconds with an acceleration of 3.2 meter, okay, 3.2 meter second square before taking off. How much distance would it have covered on the runway? यानी कि एक हवाई जहाज ने 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 30 सेकेंड धावन पथ पर दौड़ने के बाद हवा में अगर उड़ान ली है, तो उस जहाज ने उड़ान के पहले कितनी दूरी तय की थी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हमने देखा, पहले हमारा जो हमने एक इक्वेशन देखा है, दैट इज a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लेंगे, a, दैट इज 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम क्या आ गया हमारा 30 सेकेंड्स, और u इज इक्वल टू 0 आएगा हमारा, और s हमको निकालना है। ओके, सो हमारा जो इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/280 स्क्वायर। सो इसमें अगर आप ये नंबर्स डाल लेते हो, सो आपका फाइनल आंसर आएगा 1440 मीटर। ओके, ये इतना डिस्टेंस इसने तय किया था। सो हमने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन ले लिया, जो हमने पहले फॉर्मूलेस देखे हैं, उसमें फॉर्मूले में हमने यहाँ पर ये नंबर्स डाल दिए, और इसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। ओके, सो चलिए एग्जांपल 3, अ कैंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी इन इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द कैंगारू। सो कैंगारू हमको पता है, ठीक है, ये जो प्राणी है क्षितिज के लंब दिशा में 2.5 मीटर इतनी ऊंची छलांग वो अगर लगाता है, तो हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s इज इक्वल टू 2.5 मीटर, v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, देन u निकालना है। ओके, सो हमको यहाँ पर क्या यूज करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। यस, सो हमारा यहाँ पर देखिए v का नंबर क्या गया, 0। ओके, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 to 2.5. नेगेटिव साइन इज यूज्ड एज द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है, ये क्यों यूज किया है, क्योंकि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होने के कारण ऋण चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि ये वर्टिकली दौड़ रहा है, वर्टिकली जंप कर रहा है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पर ले लिया। सो ये अगर सम हम सॉल्व करते हैं, सो हमारा आंसर क्या निकलता है, u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज योर आंसर। सिर्फ हमें क्या रखने हैं, ये जो हमारे फॉर्मूलाज है ये ध्यान में रखने हैं, इसमें हमको नंबर ऐड करने हैं और एग्जांपल्स सॉर्ट आउट करने हैं। Example 4, a motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration if it attains the velocity of 15 meter per second. Okay, then calculate the acceleration and the distance travel in that time. So हमें क्या करना है यहाँ पर, एक तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, सॉरी 0 रहेगी, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी 15 मीटर पर सेकेंड जो आपको दिया है, टाइम हमारा क्या है 5 सेकेंड है। सो हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, सो द फॉर्मूला इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। यहाँ पर हमने ये नंबर्स ऐड कर दिए, सो हमारा आंसर क्या निकल गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, from the second equation of motion, the distance covered will be s is equal to ut plus 1/2
80 स्क्वायर। सो इसमें हमने ये सारे नंबर्स ऐड कर दिए और आपका आंसर क्या आ गया, 37.5 मीटर आ गया। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी हम पढ़ेंगे, एग्जांपल्स तो सॉल्व किए, मैंने आपको बता रही हूँ ओरली, बट आपको क्या करना है, नोटबुक पे जब आप खुद से सम सॉर्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको बेटर समझ में आने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति संबंधी नियम अब हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए क्या रीजन हो सकते हैं, किसके लिए, देखिए फर्स्ट वन, अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, यानी कि स्थिर अवस्था वाली कोई भी वस्तु अगर उस पर हम फोर्स यानी अगर ताकत या फिर बल नहीं लगाते तब तक जगह से क्यों नहीं हिलती। नंबर टू, द फोर्स विच इज सफिशियंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशियंट टू लिफ्ट द टेबल, यानी कि पुस्तक उठाने के लिए जितना आप फोर्स लगाते हो तो टेबल उठाने के लिए उतना फोर्स काफी है क्या, नहीं, बिकॉज बुक ज्यादा हेवी नहीं रहता लेकिन टेबल तो हेवी रहता है। नंबर थ्री, फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन, जब हम किसी भी झाड़ की अगर टहनी हिलाते हैं, वृक्ष की टहनी हिलाते हैं तो फल नीचे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं। नंबर फोर, एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इट इज स्विच ऑफ, अगर आपके घूमने वाला पंखा है घर में, लाइट के ऊपर जो घूमने वाला पंखा है, उसको बंद करने पर भी वो पूर्ण रूप से रुकने से पहले कुछ समय तक घूमता ही रहता है, ठीक है, जो हम नोटिस करते हैं। सो यहाँ पर ये आपको क्यों पूछा गया है, इफ यू लुक फॉर रीजंस फॉर द अबव, इसके अगर हम रीजंस पता करें, वी रियलाइज, हमको ये समझ में आता है दैट ऑब्जेक्ट्स हैव सम इनर्शिया, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इनर्शिया होता है यानी कि जड़त्व होता है। वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने यह पढ़ा है कि जो जड़त्व है वो ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान से संबंधित होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस वेरी प्रॉपर्टी एंड इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इसको क्या बोलते हैं कि हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, गति संबंधी जो पहला नियम है, पदार्थ के इसी गुणधर्म का वर्णन करता है, तो इसलिए हम जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। लेट्स चेक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेट्स ट्राई दिस। फिल अ ग्लास विद सैंड, आपको एक ग्लास लेना है, उसमें सैंड यानी कि हम जिसको बालू बोलते हैं वो भरनी है। कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट, उस गिलास पर एक गत्ता रखिएगा। कीप अ 5 रुपी कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पर आप 5 रुपए का सिक्का रखिएगा। नाउ चेक द बोर्ड हार्ड यूजिंग योर फिंगर्स, और अब उस गत्ते की उंगली द्वारा थपकी मारे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, तब देखिए कि क्या होता है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स हम यहाँ पे चेकेंगे। बैलेंस यानी संतुलित और अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित जो फोर्स होता है, बल होता है, वो हम चेक करने वाले हैं। यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर, आपने रस्सी खींचने का खेल खेला है। टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सी जो खींचते हैं, दो साइड्स होते हैं, यहाँ पर कुछ लोग खींचते हैं और आपके अपोजिट साइड पे कुछ लोग खींचते हैं, ठीक है, और बीच में थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है। सो लॉन्ग एज द फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स आर इक्वल, यानी कि दोनों जगह पर अगर आप सेम इक्वल एक समान अगर बल अप्लाई करोगे तो वो बैलेंस कहते हैं, उसको संतुलित कहते हैं। द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टैटिक इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, और इसका जो सेंटर रहता है, ठीक है, इसका जो मध्य भाग रहता है वो स्थिर रहता है, परंतु यानी कि बाद में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम अनइक्वल, जब ये फोर्स है ये असंतुलित हो जाता है, सो इसको अनबैलेंस कहते हैं, असंतुलित हो जाता है। अ नेट फोर्स गेट्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स एंड द सेंटर ऑफ द रॉक शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन। तो इससे क्या होता है कि उस समय उस समय प्रयुक्त बल असंतुलित हो जाता है और परिणामी जो आपका बल होता है, एक्चुअल आपका जो स्ट्रेंथ होता है, वहां पर फोर्स होता है, वो उस दिशा में सरक जाता है, रस्सी का मध्य उस दिशा में सरक जाता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जो टीम जीतती है उनकी तरफ वो बीच में का सेंटर वो ज्यादा खींचा चला जाता है। तो इसको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा जरूर। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced forces acts on it, यानी कि यदि किसी वस्तु पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता तो उसकी विराम अवस्था अथवा उसकी जो सरल रेखा रहती है उसमें एक समान गति में सातत्यता रहती है, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो विराम अवस्था में होता है अथवा सरल रेखा में होता है तो एक समान गति की अवस्था में होता है। इट डज नॉट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। एक्चुअली अर्थात देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, वास्तविक रूप में उस पर बहुत सारे जो
नंबर ऑफ फोर्सेस है वो काम कर रहे होते हैं, बट दे कैंसल वन अनदर सो दैट द नेट फोर्स इज जीरो। परंतु इसमें क्या हो जाता है, एक दूसरे को निष्फल करने के कारण कुल परिणाम उसका जीरो मिल जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन ऑफ इनर्शिया, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द अनबैलेंस्ड फोर्सेस विच कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिसकी वो विराम अवस्था होती है, तो उसमें सरल रेखा में एक समान गति में परिवर्तन करने वाले या परिवर्तन किए गए उद्यत करने वाले असंतुलित बल का स्पष्टीकरण दिया जाता है। ऑल इंस्टेंसेस ऑफ इनर्शिया आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जड़त्व संबंधी ये सब उदाहरण न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम के उदाहरण हैं। अभी देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जस्ट चेक करना है हमें। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक एंड वन रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट। आपके फ्रेंड को बोलना है एक सेम हाइट पर जाओ और वहां से एक प्लास्टिक बॉल नीचे फेंको और एक रबर बॉल भी। और सेकंड में क्या बोला, यू कैच द बॉल्स, विच बॉल इजियर टू कैच। तो रबर का बॉल आसान रह गया कैच करने के लिए, प्लास्टिक का वो आपको चेक करना है। एंड बी में आपको क्या करना है कि आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो बॉल टूवर्ड्स यू एट स्लो स्पीड, ट्राई टू कैच इट। अपने दोस्त को बोलिएगा कि स्लो स्पीड में बॉल आपकी तरफ फेंके और आपको उसको कैच करना है। नंबर 2 आपको क्या करना है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो द सेम बॉल एट हाई स्पीड टूवर्ड्स यू, ट्राई टू कैच इट, विच बॉल कुड यू कैच विद ग्रेटर ईज एंड व्हाई। यानी कि एक स्लो स्पीड से आने वाला बॉल है और एक फास्ट स्पीड से आने वाला बॉल है, हाई स्पीड से, तो कौन सा बॉल आप आसानी से कैच कर लेते हो, ये हमें बताना है। यहाँ पर आपको जो परिणाम मिलेगा, द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स बोथ ऑन द मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो रहता है, ठीक है, उस पर किए गए आघात यानी टक्कर का परिणाम उस ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। दिस मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट। और अर्थात बल का परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसके द्रव्यमान और वेग को एकत्र जोड़ने वाला गुणधर्म कारणीभूत होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी वाज टर्म्ड मोमेंटम बाय न्यूटन। इसको संवेग कहा जाता है, मोमेंटम यानी कि संवेग बोला जाता है। लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। संवेग में परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और संवेग की दिशा ये वेग की दिशा में ही होती है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, while in CGS system it is ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो जब if an unbalanced force applied on an object causes a change in the velocity of the object, then it also causes a change in its momentum। यानी कि जब आपके ऑब्जेक्ट पर असंतुलित बल में वेग परिवर्तन करता है तो बल संवेग में भी परिवर्तन हो जाता है, उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जो आपको दिया गया ऑब्जेक्ट है उसके अगर मोमेंटम में परिवर्तन लाने के लिए आपको जो फोर्स होता है वो संवेग परिवर्तन की दर पर आपकी निर्भर करता है। मोमेंटम को क्या लिखेंगे इसका इनिशियल यहाँ पर इन कॉमा पी, इन ब्रैकेट पी, ठीक है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि मोमेंटम संवेग जो होता है आपका, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ये समानुपाती होती है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। आप इसको क्या कहेंगे अभी, संवेग यानी मोमेंटम पी की जो ऑब्जेक्ट वेग और द्रव्यमान के गुणनफलन को संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। द रेट ऑफ चेंज of momentum is proportional to the applied forces and the change of momentum occurs in the direction of the force। यानी कि जो संवेग का परिवर्तन होता है उसका जो दर होता है, जो उस पर जो फोर्स अप्लाइड होता है उसके समानुपाती इक्वल होता है, और जो आपका मोमेंटम है उसका जो चेंजेस होता है, जो फोर्स उस पर अप्लाइड होता है कि उसी के दिशा में हो जाता है। Suppose an object of mass m has an initial velocity u। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, मास को हम m कहेंगे और आपकी इनिशियल वेलोसिटी को u कहेंगे। when a force f, okay, a force f is applied in the direction of its velocity for time t, its velocity becomes v। यहाँ पर देखिएगा the initial momentum of the object क्या दिया हमें, m और u, ठीक है। its final momentum after time is t is equal to mv and the rate of change of momentum यानी कि
यहाँ पर संवेग परिवर्तन की जो दर है, सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि संवेग में होने वाला परिवर्तन अपॉन समय। सो हमें क्या पता चल जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन टी, यानी कि एम ए। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई आपको समझ में आता है, ये आपको नोटबुक में आपके नोट डाउन करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है और लिखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ये कहा गया है कि जो न्यूटन का नियम है, ठीक है, न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। एम ए is equal to F. Okay. So F is equal to KMA. K is equal to constant of proportionality and its value is 1. यानी कि K का जो स्थिरांक है उसका मान एक ही है. So F is equal to M into A. Consider two objects having different masses which are initially at rest. यानी कि दो विभिन्न द्रव्यमानों तथा प्रारंभ में वीरावस्था में स्थित दो पिंडों का विचार आपको करना है। The initial momentum for both is 0. So दोनों का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, 0 होगा। So suppose मानिए a force F acts for time t on both objects, यानी कि दोनों पिंडों पर जब विशेष समय विधि t के लिए निश्चित बल प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर देन द हेवियर ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है, जो हल्का ऑब्जेक्ट हो वो जो भारी ऑब्जेक्ट की तुलना में अधिक वेग से चलने लगता है। हाउएवर फिर भी फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, अगर ऊपर दिए गए सूत्र के अनुसार, वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ इन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम। हमें ये पता है कि जो रेट ऑफ मोमेंटम है, संवेग का परिवर्तन दर है, ये समान है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में भी, बट इन देयर मोमेंटम विल आल्सो बी सेम एफ टी। दस इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द चेंज इन मोमेंटम इज द सेम, यानी कि अंत में फाइनली विभिन्न ऑब्जेक्ट जो आपके रहते हैं उस पर समान समय विधि में अगर समान बल अप्लाई कर देते हैं हम, तो संवेग में परिवर्तन समान हो जाता है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो एसआई प्रणाली में जो बल की आपकी इकाई है वो क्या है, न्यूटन है, यानी कि n, the force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram is called 1 Newton. So 1 n is equal to 1 kg into 1 m oblique s square. So in CGS system the unit of force is a डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, डाइन। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा कि सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है, और एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। डाइन यानी क्या कि द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर ऑब्लिक सेकेंड square in an object of mass 1 gram is called 1 dyne. So 1 dyne is equal to 1 g into 1 cm upon oblique s square. So ये आपके दो यहाँ पर जो है फॉर्मूलाज निकल जाते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, दिमाग की बत्ती जलाओ। Why is there a thick bed of sand for a higher jump to fall on after his jump? कि आपको पता है क्या, ऊंची छलांग मारने वाले मैदानी खेलों में खिलाड़ी जमीन पर बालू की मोटी परत पर गिरे, ऐसी व्यवस्था क्यों की जाती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लेट्स ट्राई दिस, टेक अ प्लास्टिक बोट एंड मेक अ होल एट इट्स नियर एंड, यानी कि हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की नाव लेनी है और उसके पीछे की ओर एक होल करना है, ठीक है। Number 2, inflate a balloon and fix it on the hole in the boat in water. What happens to the boat as the air in the balloon escapes slowly? Why? एक गुब्बारे में हवा भरकर उसे नाव के छिद्र पर लगाओ और नाव को पानी में छोड़ दीजिए। We have learnt about force and its effect on an object through Newton's first and second law of motion. हमने क्या पढ़ा है कि न्यूटन के गति संबंधी पहले दो नियमों से बल और बल के परिणाम की जानकारी हमें मिली है। However, हालांकि नेचर फोर्स कैनॉट एक्ट अलोन, कि प्रकृति में बल अकेला होता है, प्रकृति में जो बल होता है वो अकेला हो ही नहीं सकता। फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बल का मतलब क्या होता है, हमेशा जोड़ी द्वारा ही प्रयुक्त होता है। एक चीज में बल नहीं आता, दो चीजों में जब यानी कि हमारे
हाथ का जो फोर्स है, जब आप टेबल पर लगाओगे, ठीक है, टेबल का फोर्स और हाथ का जो हमारा फोर्स है, तभी जाके आप टेबल उठा सकते हो। लाइक दिस फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर, जोड़ी में ही बल हमेशा काम करता है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द लेटर ऑब्जेक्ट आल्सो साइमल्टेनियसली अप्लाइज अ फोर्स ऑन द फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है तो उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है। द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो इससे क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा बल समान और विपरीत रहता है, इक्वल और अपोजिट रहता है। द आइडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये आइडिया हमें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताई गई है। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, व्हाइल द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो पहला क्या हो गया हमारा एक्शन, यानी कि व्हाट वी सेड दैट इज प्रतिपद, पहले ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर प्रयुक्त किए बल को हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। ये ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक क्रिया बल के समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले जो उसकी प्रतिक्रिया का जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसका जो अस्तित्व होता है, वो उसकी दिशा में परस्पर विपरीत होता है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स which acts simultaneously. Okay, so यहाँ पर देखिए एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेस फोर्स, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया ये बल को स्पष्ट करने वाली बातें हैं। नंबर 2, दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, और ये बल जोड़ी में काम करते हैं। वन फोर्स कैनॉट एग्जिट बाय इटसेल्फ, बल स्वतंत्र रूप से कभी भी अस्तित्व में नहीं रहता। नंबर 3, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही समय में कार्यरत रहते हैं। नंबर 4, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर प्रयुक्त होते हैं। दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैनॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर ये बल आ जाता है तो इसके कारण बल एक दूसरे का प्रभाव नष्ट नहीं कर सकते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, दिमाग की बत्ती जलाओ। नंबर 1, while hitting a ball with a bat, the speed of the bat decreases. बल्ले द्वारा गेंद को मारते समय बल्ले की गति कम क्यों हो जाती है? नंबर 2, a gun recoils moves backwards when a bullet is fired. बंदूक से गोली दागते समय बंदूक का पीछे क्यों सरकती है? नंबर 3, मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ अ रॉकेट, अग्निबाण रॉकेट का प्रक्षेपण आप देखिएगा। हाउ विल वी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का जो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? नोटबुक में लिख लीजिए और बता दीजिए, अपने टीचर्स को आप दिखा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि क्या कि संवेग की अविनाशिता का ये नियम है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास m1 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी is u1, एन ऑब्जेक्ट b हैज दैट द इनिशियल वेलोसिटी u2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ a is m1 u1 एंड दैट ऑफ b is m2 u2। ओके, सो m2 u2 हो जाता है संवेग का सूत्र। सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, यानी कि जब ये दोनों भी ऑब्जेक्ट्स है ये कोलाइड यानी कि टक्कर उनकी अगर हो जाती है, लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी F1, this force will cause acceleration in A and its velocity will become V1. So यहाँ पे हमको फाइनल में आंसर क्या मिल जाता है कि मोमेंटम ऑफ A आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू M1 V1, यानी कि A ऑब्जेक्ट के टक्कर के पश्चात उसका जो मोमेंटम संवेग रहता है दैट इज M1 और V1 रहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति संबंधी तीसरे नियम के अनुसार A also exerts an equal force on B but in the opposite direction. ये B पर समान बल विपरीत दिशा में डालता है लेकिन उसके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। दिस विल कॉज अ चेंज इन द मोमेंटम, इसमें संवेग बदल जाता है दैट इज बी इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन इज v2। सो द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कॉलिजन m2 v2 इफ f2 इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स बी। सो व्हाट वी सेड दैट यहाँ पर ये आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, इसको आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा। ओके, फाइनल में आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज m2 v2 plus m1 v1 is equal to m1 u1 plus m2 u2. The magnitude of total final momentum is equal to the magnitude of total initial momentum. आंसर क्या निकला? कुल अंतिम संवेग का परिमाण जो है आपका इज इक्वल टू कुल प्रारंभिक संवेग का परिणाम है। 10 यहाँ पर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यदि ये दो ऑब्जेक्ट पर बाह्य बल अगर कार्य नहीं करता है, देन देयर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू देयर टोटल फाइनल मोमेंटम, तो उसका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग समान हो जाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये स्टेटमेंट कई ऑब्जेक्ट्स के बारे में खरा उतरा है। When no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant. It does not change. यदि दो पिंडों की अनन्य क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल यानी कि कोई फोर्स काम नहीं करता है तो उनका जो कुल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम, वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। ओके, इट डज नॉट चेंज, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। दिस इज अ
corollary to Newton's third law of motion, or the momentum is unchanged after the collision, the momentum gets redistributed between the colliding objects. यह सिद्धांत समझने के लिए बंदूक से दागी गई गोली के उदाहरण पर हम विचार करते हैं. The momentum of one object decreases while that of other increases. Thus, we can also state this corollary as follows. यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? When two objects collide, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की टक्कर होती है, the total momentum before collision is equal. टक्कर होने के पहले उनका कुल जो टोटल मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है to the momentum after collision, जो बाद में जो उसका जो कुल संवेग रहेगा मोमेंटम उसके बराबर होता है. ठीक है, पहले का और बाद में का जो उनका टोटल मोमेंटम रहता है वो इक्वल रहता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, अगर हमें ये सूत्र समझ के लेना है, ठीक है. सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन. सो बंदूक से निकली गोली का ये एग्जांपल ले लेते हैं. व्हेन अ बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2, m2 से जब m1 की बुलेट निकलती है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड इट्स मोमेंटम बिकम्स m1 v1. Before firing the bullet, both the gun and the bullet are at rest and hence the total initial momentum is 0. जब बुलेट और गन एक साथ शांत हो जाते हैं तो उसका मोमेंटम 0 हो जाता है. According to the above law, the total final momentum also has to be 0. Thus the forward moving bullet causes the gun to move backward after firing. यानी कि क्या होता है कि गोली दागने के पश्चात भी उपयुक्त नियमानुसार कुल संवेग 0 हो जाता है और फाइनल में जब गोली आगे जाने के कारण बंदूक पीछे की दिशा में सरकती है. सो द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड इट्स रिकॉइल. तो इसे क्या कहते हैं? सरकने की प्रतिक्षेप कहते हैं. रिकॉइल यानी प्रतिक्षेप. द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल v2 इज सच दैट, इसकी जो वेलोसिटी रहती है, ठीक है, बंदूक प्रतिक्षेप वेग से ऐसी पद्धति से सरकती है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0. ओके, एक तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. अदरवाइज v2 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1. Okay, so I'll explain you. As the mass of the gun is much higher than the mass of the bullet, यानी कि बंदूक का जो द्रव्यमान वो गोली के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक होता है. The velocity of the gun is much smaller than the velocity of the bullet. लेकिन यहाँ पर क्या है कि बंदूक का वेग ये गोली के वेग से बहुत कम होता है. बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ द गन आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिट. इनका जो संवेग रहता है वो समान रहता है लेकिन इनका डायरेक्शन अलग अलग रहता है. दस द टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट. इसी तरह से इनका संवेग स्थिर रहता है. टोटल मोमेंटम इज ऑल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ अ रॉकेट. जब हम रॉकेट प्रक्षेपण करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जो टोटल मोमेंटम रहता है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है. सो आज हमने जो पढ़ा है दैट इज लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दे दिए गए हैं. सो ये एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, इनको सॉर्ट आउट कीजिएगा. ओके, फाइनल आंसर ये v2 इज इक्वल टू 0.175 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 1.75 मिनट पर सेकेंड. ये कैसे निकलता है मीटर पर सेकेंड, ये आपको चेक करना है. ये आपका एक होमवर्क समझ लीजिएगा और आप इसको सॉर्ट आउट करके फिर अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर लिख लीजिएगा. सो चलिए, ज्यादा लेक्चर हमें इसको लेंथी नहीं करते हैं. लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, इसके लिए मैंने जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको शॉर्ट में आपको बताया है, क्योंकि आपको भी खुद प्रैक्टिस करनी है. आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. सिर्फ आपको जो फॉर्मूलाज है उसमें नंबर्स डालने हैं और उसको सॉर्ट आउट करना है. ओके, सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.